प्रतीक टीवी चैनल के अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉमर्स में अकाउंट्स, और अकाउंट्स में टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में तो आ जाते हैं, लेकिन उनका 11th और 12th अगर कॉमर्स से नहीं हुआ हो, और अगर हो भी तो भी कई कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होती है। चलो आज यही चीज क्लियर करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है क्या। सबसे पहले तो ये समझ लो, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग होता है। कुछ के बदले में कुछ हमेशा होता है। तो अगर हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, मैं सारी चीज समझाऊंगी डिटेल में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जरा समझो कि अकाउंट्स में अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन में हमेशा इस हाथ दे और इस हाथ ले। तो अगर मैं कुछ दूंगी तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, और अगर मैं कुछ ले रही हूं तो आपको मैं कुछ जरूर दूंगी। यही है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये कहता है, जब कोई भी बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन करने पे अगर कोई चीज जा रही है और दूसरी चीज आ रही है, तो कम से कम 2 अकाउंट उस पे इफेक्ट आता है, और एक अकाउंट कम हो रहा होगा और एक अकाउंट में कुछ बैलेंस ज्यादा हो रहा होगा। तो ये बैलेंस को इक्वलेंसी देखना और दोनों ही अकाउंट्स पे उसका इम्पैक्ट आना, दैट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि क्या इसके बेसिक्स हैं और क्या चीजें जरूरी है इसको ध्यान में रखने के लिए, यानी रूल्स वगैरह क्या है। तो एक्चुअली जितनी भी मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान रखा जाता है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जरा ये समझ लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, यानी अगर एक ओनर की, शेयर होल्डर का मतलब है यहाँ पे जो एक्चुअल उसमें शेयरिंग कर रहा है, तो जो उसका ओनर है उसकी कैपिटल को या उसकी इक्विटी को और उसकी लायबिलिटी को अगर जोड़ ले तो वो एसेट्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये चीज इंश्योर की जाती है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें हमेशा बैलेंस रहेगा, एक संतुलन रहेगा। इन दोनों की जोड़ ही हमारी एसेट्स है, राइट। अब इसका मतलब है डेबिट साइड जो होगी वो हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल ही होगी। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अब आप ये समझो क्या कह रहा है कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम इसलिए कहलाता है क्योंकि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, और वो अफेक्ट डालते हैं कम से कम 2 अकाउंट को, कम से कम 2 अकाउंट को उस पर असर आता है। और हर ट्रांजैक्शन में उसमें कम से कम एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके बाद में उसकी लेजर में जो पोस्टिंग होगी वो अलग अलग लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग होगी, जो अकाउंट उस पर इफेक्ट आया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है हमेशा बिजनेस में उन अकाउंट का जब रिकॉर्ड किया जाता है तो एक तो डेबिट एंट्री होती है और एक क्रेडिट एंट्री होती है। इससे क्या होता है, उन सारी एंट्रीज का जो टोटल होगा उसकी डेबिट साइड और उसकी क्रेडिट साइड इक्वल आएगी। दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम। यानी डेबिट साइड भी जो भी जोड़ उसकी आ रही है वो, और क्रेडिट साइड का जो टोटल समअप है वो अमाउंट फिगर सेम आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब आगे की बात करते हैं। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसमें जब हम एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम की हिसाब से हम एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करते हैं। बस यही है डबल एंट्री सिस्टम। अब क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। और अब आप ये देख लो, डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले ये समझ लो एक ट्रांजैक्शन होता क्या है, ये भी समझ लो। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक्चुअली जब हम किसी भी बिजनेस में उसके बुक के अंदर कोई डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को दिमाग में रखते हुए कोई चीज की फाइनेंशियल इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल इवेंट को, यानी उसका कोई ना कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को मॉनेटरी बेनिफिट हुआ हो, इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कोई चीज हमने खरीदी हो, किसी बिल का हमने पेमेंट किया हो, कोई कैश लिया हो,
चीज को बेचा हो, कोई डेप्रिसिएशन लगाया हो, पेमेंट किया हो, एडजस्टमेंट्स किए हो, प्री पेमेंट किया हो, कुछ भी हो सकता है। ये सारे वो चीजें हैं जिनको हम कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यानी कोई भी ऐसी इवेंट बिजनेस से रिलेटेड जिसमें मॉनेटरी इफेक्ट हुआ हो और किसी से कोई फायदा और कोई नुकसान जरूर हुआ हो, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो देयर मस्ट बी अ ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। आप किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में? ट्रांजैक्शन को ना। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, एक इक्वेशन समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और क्या है। जब ट्रांजैक्शन समझ में आ गया तो अब उस अकाउंट की बात करते हैं कि अकाउंट क्या होता है। हिंदी में हम कहते हैं खाता। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, या रेवेन्यू हो, या एक्सपेंसेस हो, या कैपिटल, ये 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। किसी भी अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो इसके 5 एस्पेक्ट होते हैं। वो असेट हो सकती है यानी संपत्ति हो सकती है, वो कोई दायित्व हो सकता है जिसको लायबिलिटी कहते हैं, वो कोई आगम हो सकता है यानी रेवेन्यू यानी पैसा आया हुआ हो, पैसा जाने को एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो हमारी पूंजी व्यवसाय में लगी हुई होती है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो इन 5 ही इंपॉर्टेंट चीजें का एस्पेक्ट बताऊंगी डबल एंट्री सिस्टम में, किस चीज को डेबिट और किस चीज को क्रेडिट कब किया जाएगा। अब अगर ये समझ में आता है तो हम ये कह सकते हैं अकाउंट में हम पूरे 5 चीजों का अगर हम डिटेल रिकॉर्ड डालते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट। यही अकाउंटिंग है। तो जब ये 5 आपको एलिमेंट समझ में आ गए अकाउंट्स के, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असेट्स होती क्या है। डबल एंट्री सिस्टम में हमें समझ में आ गया, डुअल इफेक्ट देख रहे हैं, हमें 5 एस्पेक्ट समझ में आ गए। अब जरा बात करो इन 5 को कहते क्या है ये। असेट्स की बात करते हैं। असेट्स क्या होती है? देखो, एक तरीके से एक ऐसा रिसोर्स होता है जो हमेशा फ्यूचर वैल्यूज को बेस करता है। इसमें हमेशा कोई चीज हम या तो अपने हिस्से में डाल लेते हैं, ओन कर लेते हैं, या उसे यूटिलाइज करते हैं। बिजनेस के द्वारा भी यूटिलाइजेशन हो सकता है, पर्सन के द्वारा भी यूटिलाइजेशन होता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को रन कर सकें। हर चीज वो असेट्स कहलाती है। वो जमीन हो सकती है, मशीन हो सकती है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये सारी चीजें असेट्स होती हैं। ठीक बात है। अब असेट का नियम क्या है वो समझ लो। असेट का नियम ये कहता है, अगर एक नॉर्मल बैलेंस की बात करेंगे तो असेट्स हमेशा डेबिट साइड को शो करेगी, और जब जब एसेट्स में प्लस हो रहा होगा, बढ़त होगी, इंक्रीज होगा, तो हमेशा ये डेबिट होगा, असेट्स को डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और जब भी असेट्स कम हो रही होंगी उसको हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब जरा बात समझो, डेबिट का मतलब हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना है चीजों को, असेट्स बढ़ती है उसे डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट जो है वो हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। ये नियम याद रख लेना भाई, ये नियम याद रख लोगे तो तुमको ये 5 चीजें समझना आसान हो जाएगा। क्या कि डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड को शो करेगा और क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे शो किया जाएगा। एक अकाउंट के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का मतलब डेबिट, राइट साइड का मतलब क्रेडिट। ये समझ में आ गया। अब इन 5 एस्पेक्ट्स को समझो। असेट्स अगर बढ़ रही होंगी तो हमेशा डेबिट साइड पे लिखो, और अगर घट रही होंगी तो क्रेडिट साइड पे लिखो। देख लो, दिख रहा है आपको? असेट के मैंने 2 हिस्से कर दिए, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इंक्रीज हो रही है मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, अगर डिक्रीज होगी तो उसे हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये नियम 5 याद कर लोगे ना, आपको डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो केवल आइडेंटिफिकेशन होगा कि कैसे हमें पहचानना है कौन कौन से 2 अकाउंट एक ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक बात है। दूसरा नियम समझो। अब आते हैं लायबिलिटी। अब एस्पेक्ट क्या कहता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है वो समझो। लायबिलिटी का मतलब है जब भी कोई चीज हम अगर ऑब्लिगेशन के रूप में माने या कर्जे के रूप में माने। देखो, जो हमारे डेब्ट्स होते हैं, कर्जे होते हैं, या लायबिलिटीज होती हैं, या ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको हम हमेशा पे करते हैं, और या तो आज पे करेंगे या फ्यूचर में किसी समय पर पे करेंगे। जब भी हम पे करते हैं इसका मतलब हमारा लायबिलिटी हो जाती है, वो हमारी एक तरीके से जिम्मेदारी हो सकती है। कैसे? जब अगर हमने कोई उधार पे कोई चीज खरीद ली होगी तो हमें कभी ना कभी तो पेमेंट करना है ना। आज किया तो ठीक बात, नहीं तो किस्तों में कर सकते हैं, फ्यूचर में करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से है तो ये हमारी लायबिलिटी। अगर दूसरा एग्जाम्पल हो, अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई एक्सपेंस कर तो दिया, ड्यू हो गया है, लेकिन अभी मैंने पेड नहीं किया, यानी मेरा हो सकता है रूम का किराया है,
महीना आ गया है, मुझे इसका पेमेंट करना है पर अभी किया नहीं है, तो मेरी एक लायबिलिटी तो हो ही गई ना। ऐसे ही अगर मेरा कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू है, कोई पैसा है अभी मैंने अर्न नहीं किया है, तो वो भी तो मेरी लायबिलिटी हो गई ना कि नहीं। मान लो सपोज है कोई एक ए व्यक्ति है, उसने कोई बटर का मैन्युफैक्चर किया और उसने अपने कस्टमर को पे किए 50,000 रुपए एडवांस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने इससे कमाना तो है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ है, अनड्यू है। तो एक तरीके से ये कहता है, इसको हम कहेंगे ये लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी जब समझ में आ जाता है तो लायबिलिटीज जब जब इंक्रीज होंगी हम उसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जब जब डिक्रीज होंगी हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। जरा देख लो, जब जब घटेंगी तब तब हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, जब जब बढ़ेंगी तब तब हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। यानी व्हेन इंक्रीजेज लायबिलिटीज इंक्रीजेज व्हेन क्रेडिटेड और डिक्रीजेज व्हेन डेबिटेड। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर कोई उधार पे खरीदी है या कोई पेमेंट करना बाकी है, रेंट पे कर रहे हो, वेजेस है उसको पे कर रहे हो, वो सारी चीजें हम इसमें मानते हैं, ये सारी हमारी लायबिलिटी होती है। कब घटेंगी और कब बढ़ेंगी, कब डेबिट साइड पे जाएगी कब क्रेडिट साइड पे जाएगी, वो मैंने बता दिया। डेबिट साइड पे जब जाएगी जब जब वो घटेगी, और क्रेडिट साइड पे जब जाएगी जब जब वो लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक बात है। अब जरा बात करो इक्विटी की। इक्विटी का मतलब एक तीसरा एस्पेक्ट है जिसको अपन इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं। अब कैपिटल क्या होती है, एक तरीके से ओनर का क्लेम होता है असेट्स के प्रति। यानी कोई नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया और उसमें हमने कैपिटल डाली, इन्वेस्ट किया है, मान लो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर आगे आने वाले जो साल होंगे ना, उस पे जो प्रॉफिट ऐड होगा वो या लॉसेज होगा या विड्रॉ किया जाएगा या ड्रॉइंग्स किया जाएगा, वो हमेशा उस कैपिटल में से माइनस किए जाएंगे। यानी प्रॉफिट तो उसमें ऐड होगा और जितने भी विड्रॉल्स होंगे या कोई लॉस हुआ होगा तो उस कैपिटल में से माइनस होगा। यानी असेट्स के साथ उसका एक क्लेमिंग हो गया। तो जब भी हम ओनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, यानी प्रॉफिट अर्न होगा या इन्वेस्टमेंट कोई दूसरा और कर देंगे एसेट साइड में, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम कोई लॉस हो जाएगा या हम उसमें से कैशबैक ले लेंगे, कोई ड्राइंग कर लेंगे, ड्राइंग का मतलब होता है निकाल लेना, पूंजी को निकालना, है ना, ड्राइंग कर लेंगे या कुछ भी पर्सनल यूज करने के लिए या कोई एसेट्स को बेच देंगे, वो सारी चीजें कैपिटल में से माइनस हो जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। अब कैपिटल का नियम क्या कहता है, वो कहता है कैपिटल हमेशा बढ़ेगी जब उसको हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, और हमेशा घटेगी तब हम उसको डेबिट साइड पे दिखाएंगे। देख लो, सामने लिख दिया मैंने। ओनर का इक्विटी की बात कर रहे हैं, डेबिट साइड में तब जब वो घट रही है, क्रेडिट साइड में तब वो जब बढ़ रही है। ठीक बात है। इंक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड में दिखा दो, डिक्रीज हो रही है डेबिट साइड में दिखा दो। अगर आप देखोगे तो असेट्स का जो नियम है बिल्कुल वही का वही एक्सपेंसेस का नियम होगा, और बाकी तीनों के नियम एक जैसे हैं। 5 एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ मैंने। एसेट्स की बात करिए, लायबिलिटी की बात करिए, कैपिटल की बात करिए, रेवेन्यू की बात करिए और एक्सपेंसेस की बात करिए। इसमें एक्सपेंसेस और जो पहला है अपना असेट्स, इन दोनों के नियम एक जैसे हैं, और बाकी लायबिलिटी के, रेवेन्यू के और कैपिटल के, ये तीनों के नियम एक जैसे हैं। तो याद करने का एक तरीका होता है कि आप इसके सिस्टम को समझ जाओ, है ना। अगर समझ जाओगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो कैपिटल हो गया। अब आ जाते हैं अपन रेवेन्यू पे। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जिससे हमें पैसा मिला है। तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है एक रेवेन्यू और इनकम के बीच में? तो देखो, रेवेन्यू हमेशा बिजनेस में उस अमाउंट को बताती है जो कि किसी सर्विस को या प्रोडक्ट को बेचने से अर्न की जाती है। याद रखना, वो रेवेन्यू है। मैंने 5 लाख रुपए का सामान बेचा, ये 5 लाख रुपए मेरी रेवेन्यू है अगर मेरा ये बिजनेस था। अब इनकम क्या है? इनकम हमेशा उस एक्सेस अमाउंट को कहते हैं जो रेवेन्यू का एक्सपेंसेस के ऊपर होता है। मैंने 5 लाख रुपए में सामान बेचा और उस 5 लाख के सामान को बेचने में मैंने 50,000 रुपए खर्च किया, तो इनकम तो मेरी 4.5 लाख हुई, पर रेवेन्यू मेरी 5 लाख है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनकम क्या है? रेवेन्यू का, रेवेन्यू जितना भी जनरेट हुआ है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, उसके बाद जो बचा है आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ इनकम। तो रेवेन्यू और इनकम में अंतर होता है। इनकम एक्चुअली जितना पैसा आपके पास आया उसमें से खर्चा निकाल देने के बाद जो आपके पास बचा है, दैट इज इनकम। तो यहाँ यूं कह सकते हैं कि जब भी एक बिजनेस में कोई सामान को बेचा जाता है या सर्विस दी जाती है, तो वो हमेशा कैश जो प्राप्त करती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। वो रेवेन्यू भी हो सकती है, वो इनकम भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसमें खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। अब इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है रेवेन्यू का कि जब भी रेवेन्यू को
रही है उसको क्रेडिट कर दो, अगर वो डिक्रीज हो रही है उसको डेबिट कर दो। ठीक बात है, आई बात समझ में? मतलब इनकम को अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो, यानी क्रेडिट की गई है इसका मतलब इंक्रीज हुई है, और अगर डेबिट की गई है इसका मतलब कि वो डिक्रीज हुई है। अब जरा बात करेंगे रेवेन्यू के अलावा की अगर बात कर रही हूँ तो दूसरा है एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे क्या है, किसको कहते हैं हम खर्चे? एक्चुअली वो पैसा जो हम खर्च करते हैं या जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है उसको हम ये कहते हैं, किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने जो खर्चा किया है या जो लागत हमारी आई है वो हमारा खर्चा है। तो अब कभी भी कोई गुड्स है या सर्विसेज है हमने डायरेक्टली परचेज किया हो बिजनेस को रन करने के लिए, उसमें हमने जितना भी इकोनॉमिक वैल्यू में किसी भी टाइम पे हमने जो पैसा खर्च किया उसको हम एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो मजदूरी भी हो सकती है लोगों की, बैंक में कोई चार्ज दिया होगा वो भी हो सकता है, आपकी बिजली खर्च हुई होगी वो भी सब खर्चे हैं। अब खर्चों को हम ये कहते हैं उनको आप डेबिट कर दो, जब भी वो खड़े हो रहे हैं उनको आप डेबिट कर दो। ये देखो, जब भी खर्चे बढ़ रहे हो उनको डेबिट साइड पे लिख दो, जब भी खर्चे घट रहे हो उनको क्रेडिट साइड पे लिख दो। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहे हैं अपन, यानी इसको ये कह सकते हैं डेबिट कर दो जब जब वो बढ़ रहे हैं या इनकर्ड हो रहे हैं, जैसे यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, वेजेस है, परचेजेस है, एक्सपेंसेस है, रेंट है, बैंक चार्जेस है, टैक्सेस है, ये सारी चीजें हमारे खर्चों का बुलावा है। खर्चे बढ़ाती हैं ये सारी बातें। अगर खर्चे बढ़ा रही है इसका मतलब है जब जब ये बढ़ रहे हैं इनको हम डेबिट कर दें, और जब जब हम घट रहे हैं उनको हम क्रेडिट कर दें। ठीक बात है? हालांकि खर्चे कभी भी घटते नहीं है, खर्चे हमेशा बढ़ते हैं, खर्चों का सिरा हमेशा खुला है कि नहीं? पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी खर्चे हमारे घटते भी हैं, हमेशा नहीं पर कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब आगे की बात करते हैं। जब इतना सब हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमें एंट्री सिस्टम में डालना होता है। आज के उसमें मैंने आपको ये सारी चीज बताई है कि किस तरीके से हम डबल एंट्री सिस्टम में प्रोसेस करते हैं। अब अगर प्रोसीजर की बात करूं, 5 एलिमेंट आपको समझा दिए, एंट्री के नियम मैंने आपको बता दिए, ये बता दिया डेबिट साइड कहाँ होगी हमेशा, क्रेडिट साइड कहाँ होगी हमेशा। अब एक और चीज बता देती हूँ, क्या प्रोसीजर होता है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का जब हम लेजर अकाउंट में डालते हैं। सबसे पहला स्टेप, 4 स्टेप होंगे, देखो बेटा 4 स्टेप होंगे। उसमें पहला स्टेप क्या कहता है? वो पहला स्टेप ये कहता है कि जब भी आप सबसे पहले जो भी खर्चा हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, आइडेंटिफाई करो। द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड 2 लेजर अकाउंट कहाँ है उनको पता करो। कौन से 2 लेजर अकाउंट है जो इस ट्रांजेक्शन से उस पर असर आया होगा। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, अब जो लेजर अकाउंट है उनको हम क्लासिफाई कर लो, उनको क्लासिफाई कर लो जिस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन हुआ है, क्योंकि अलग अलग तरह के होंगे। नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, और आपको मैंने बता रखा है कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है नॉमिनल, एक होता है रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो आप एज पर द क्लासिफिकेशन उनको अलग अलग कर लो। तीसरा स्टेप सुनो, तीसरा स्टेप ये कहता है डिटरमाइन वेदर ईच अकाउंट इज इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको ये पता लगाना है, जब आपने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया कि अब ये अकाउंट में बढ़त हुई है या घटत हुई है, यानी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये नहीं पता करोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट, हालांकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। गलत आइडेंटिफाई कर लोगे तो भी मुश्किल है, गलत क्लासिफिकेशन कर लोगे तब भी मुश्किल है, और गलत इंक्रीज और डिक्रीज को पहचान लोगे तब भी गलती हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो अकाउंट, वो पहचानो। चौथा और फाइनल स्टेप होता है, जब हम अकाउंट पहचान लेते हैं तो अब उसे डेबिट या क्रेडिट एंट्री कर दो, जिस भी नियम के हिसाब से है। अगर असेट्स की बात करेंगे और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये दोनों बात ये कहती हैं, अगर इंक्रीज हुआ है असेट्स में या एक्सपेंसेस में उन्हें डेबिट साइड पे लिख दो। जबकि ये तीनों जो लायबिलिटी है, कैपिटल है और रेवेन्यू है, ये सब इसका उल्टा कहते हैं कि जब जब डिक्रीज हो रही हो लायबिलिटी या कैपिटल या रेवेन्यू हमेशा डेबिट कर दो। तो ये स्टेप जो है, चौथा स्टेप जो है, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से मैंने आपको वो प्रोसीजर भी बता दिया है कि किस तरीके से हमें करना है। अब वेराइटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं वेराइटी ऑफ ट्रांजैक्शंस तो नहीं बता सकती कि जैसे कब जमीन खरीदी और कभी मशीन खरीदी और कभी हमने खर्चा पानी किया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गए ना, तो आप
वास्तव में डबल एंट्री सिस्टम समझ जाओगे और ये पांचों एलिमेंट को अगर क्लियर समझ लोगे तो आपको ये ट्रांजैक्शन ना केवल समझना बल्कि करना भी आसान हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में आपको सिर्फ ये समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से अकाउंट इफेक्ट डलते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट कितने तरीके के होता है और किस तरह से डेबिट और क्रेडिट डिक्रीज और इंक्रीज होने पर किया जाता है। बाद में उनके क्लोजिंग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। आज मैं केवल डबल एंट्री सिस्टम समझा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आएगा और ये हर तरह के स्टूडेंट को समझ में आने वाला वीडियो है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं भी और चाहे नहीं भी, चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम में। होपफुली आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है या कोई सजेशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।